हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। स्टूडेंट, हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और उसके अंदर आज हम लोग सीखेंगे एक नया टॉपिक जिसके अंदर हम लोग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना सीखेंगे। यानी जो कंज्यूमेबल्स मटेरियल्स होते हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उनके कॉस्ट को कैसे निकाला जाता है वो हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। तो स्टूडेंट, ये नया कॉन्सेप्ट सीखने से पहले मैं थोड़ा सा एसेट्स का आपको कैटेगराइजेशन सिखा दूं। बहुत सारे बच्चे आप लोग पहले भी इस तरीके की कैटेगरी जानते होंगे। स्टूडेंट, जो हमारा एसेट्स होता है, अगर मैं उसके डेप्रिसिएबल या फिर कंजम्पशंस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो दो प्रकार में हम लोग अपने एसेट्स को बांट सकते हैं। वो दो प्रकार क्या होता है कि एक हमारा जो एसेट्स होगा बच्चे वो डेप्रिसिएट करता है, या फिर दूसरे एक और टर्म हम लोग कह सकते हैं अमोर्टाइज करता है। और एक एसेट जो बच्चे होता है वो हमारा कंज्यूम होता है। तो जो हमारा डेप्रिसिएट करता है एसेट्स, यहां पर जिस एसेट्स की हम बात कर रहे हैं वो एसेट्स बच्चे होता है फिक्स एसेट्स। क्या होता है? दैट इज फिक्स्ड एसेट्स। ये फिक्स एसेट्स होता है, वो टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है। इंटेंजिबल अमोर्टाइज करता है और जो हमारा टेंजिबल होता है वो डेप्रिसिएट करता है। बट जो यहां पर मैंने लिखा है आपको कंज्यूम, वो डेप्रिसिएट नहीं करता। उसके लिए हम लोग यहां पर निकालते हैं बच्चे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, या फिर आप स्टॉक भी लिख सकते हैं कंज्यूम्ड। बच्चे जो कॉस्ट, जो पर्पस है ना, ये आप देख रहे हैं यहां पर, ये सारी चीजें ये बिल्कुल सेम है जो काम डेप्रिसिएशन के साथ हम लोग करते हैं। यानी डेप्रिसिएशन भी एक हमारा खर्चे की तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता था, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब हम लोग फिक्स एसेट्स पढ़ेंगे वहां भी हम इस डेप्रिसिएशन को उठा करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में भेज देंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम लोग कंज्यूम निकालते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालते हैं, तो इसे भी उठा करके हम कहां भेजना चाहते हैं? हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में ही भेजना चाहते हैं। इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। यहां मैं अगर ट्रीटमेंट लिखूं तो मैं बिल्कुल सेम लिखूंगा यहां पर। पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और कहां पर? उसके एक्सपेंडिचर साइड में बच्चे सेम। और यहां पर मैं अभी फिलहाल लिख दे रहा हूं टू बी डिस्कस्ड लेटर। ये बाद में होगा जब हम लोग फिक्स एसेट्स अकाउंट पढ़ेंगे, तब वहां पर देख करके चलेंगे। लेकिन फिलहाल जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं बच्चे अपने कंजम्पशन वाले पोर्शंस पर। तो यहां पर आप ध्यान दे करके चलेंगे। ठीक है सर, आपने बोला कंज्यूम होता है, डेप्रिसिएट होता है। डेप्रिसिएट आपने कहा कि सर वो फिक्स एसेट्स पे होगा, बट जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कह रहे हो, जो कि आप कह रहे हो कि इसे हम ट्रीट करने के वक्त ले जाएंगे एक्सपेंडिचर साइड में, तो ये होगा किस पर? ये किस चीज पर होगा बच्चे? ये जो होगा वो होता है आपके, ये उन एसेट्स पे होता है जो कि हमारे जैसे इन्वेंट्री होते हैं, इन्वेंट्री, या फिर मैं कह सकता हूं स्टॉक होते हैं। तो ये उन एसेट्स के ऊपर हम लोग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करके चलते हैं। यानी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर कुछ बहुत सारे मटेरियल्स लिए जा रहे हैं, स्टॉक लिए जा रहे हैं, तो क्या होता होगा? उनका इस्तेमाल होता होगा, उन्हें वो यूज कर लेते होंगे, चाहे सर्विसेज देने में या जिस भी पर्पज से उसे यूज कर लेते होंगे। ये कंज्यूम्ड का मतलब क्या है? खाना थोड़ी होता है, हर चीज खाना नहीं होता। यूज या यूटिलाइज समझिएगा, यूज या फिर यूटिलाइज समझिएगा, यानी वो यूज हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि क्लब है, उसने अपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मंगाया, आपको बैट और बॉल खूब सारे मंगाए, फिर उन्होंने उससे खेलना स्टार्ट किया, अपने क्लब के मेंबर्स लोग खेल रहे, वो बैट और बॉल खराब हो गया, बच्चे वो कंज्यूम्ड हो गया। जैसे फिक्स एसेट्स एप्रिसिएट होता है, वैसे ये वाले एसेट्स कंज्यूम्ड हो जाते हैं। तो ये इन्वेंट्री, स्टॉक, इस प्रकार की चीजों पे, या कोई मटेरियल है, इस प्रकार की चीजों को जब वो देगा क्वेश्चंस के अंदर, तो आप समझ लीजिएगा अच्छा ये चीजें इस्तेमाल कर ली गई। क्योंकि ये कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न तो है नहीं कि हम कहें कि नहीं बना लिया होगा, ये इस्तेमाल करके इसका इस्तेमाल कर लिया जिसमें, तो वो जो कॉस्ट पड़ा वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में भेज देते हैं एक्सपेंडिचर की तरीके से। तो आज का पूरा डिस्कशन जो हम लोग इसी प्रकार के एसेट्स के ऊपर करेंगे जो कि कंज्यूम हो जाता है हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में। अब आइए स्टूडेंट,
इसको पढ़ाने के बाद जो मैं मेन चीज समझाऊंगा कि सर आखिर ये कैलकुलेट कैसे होगा, तो मतलब जो पूरा क्लास अगर हम कहें अभी तक हम लोगों ने जो समझा, ये बड़ी छोटी सी चीज समझी। यहां पर आप देख सकते हैं, मैं वन फ्रेम में कर दूं, ये वाले पॉइंट्स को हम लोगों ने समझा। बट अब पूरा क्लास जो समझना है, इस बात पर फोकस करना है कि सर ये बताइए कि आखिर हम लोग ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड या कॉस्ट ऑफ जो भी हमारा इन्वेंट्री है या स्टॉक है कंज्यूम्ड है, निकालते कैसे हैं। उसके लिए हम लोग दो चीजों की मदद लेंगे, एक हम लोग स्टेटमेंट की लेंगे और एक हम लोग खाते बना करके उसकी हेल्प लेंगे। बच्चे चाहे तो हम लोग दोनों भी खातों से ही कर सकते हैं, बट जैसे ही आपको आसान हो जाए वो प्रोसेस मैं यहां पर फॉलो करा रहा हूं। अब यहां मैं टॉपिक डाल रहा हूं कॉस्ट ऑफ मटेरियल, या फिर स्टॉक भी आप लिख सकते हैं, कंज्यूम्ड। तो कंज्यूम्ड जो कर लिया ऑर्गेनाइजेशन ने, उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, आइए मैं इसके अंदर लिखूं क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चे हम लोग उसके ओपनिंग स्टॉक को लिखेंगे कि कितना वो स्टॉक हमारे पास शुरू में था, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ के अंदर पड़ा हुआ था। ठीक है सर, जितना भी होगा हम लिख देंगे इसके अंदर, बिल्कुल सही बच्चे। और आपको पता होगा कि साल भर के अंदर वो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और भी परचेजेस कर रहा होगा, बिल्कुल परचेजेस कर रहा होगा सर। लेकिन परचेजेस का आपको नियम पता है बच्चे, परचेजेस दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो क्रेडिट पे परचेज हो सकता है और एक कैश पे परचेज हो सकता है। आपको पता है कि अगर कैश पे परचेज होगा तो उसका डिटेल आपको कहां से मिलेगा, मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं परचेजेस टोटल लेकर के चलना है, तो मैं यहां पर दोनों परचेजेस लिख रहा हूं, एक लिख रहा हूं कैश परचेज और यहां पर लिख रहा हूं मैं क्रेडिट परचेज। ये दोनों परचेज आएंगे बच्चे, ये दोनों। तो जो कैश परचेज होगा ये आप बताओ कहां से मिलेगा आपको, मैं यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये आपको मिलेगा बच्चे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। वहां पर जाकर के हम चेक करेंगे, वहां अगर पेमेंट साइड में आपको कोई परचेजेस इक्विपमेंट दिखा रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि ये कैश परचेज है और उसका यहां पर ला करके हम जोड़ देंगे। लेकिन क्रेडिट परचेज आपको पता है उधार है, पैसे का कोई आउटफ्लो तो हुआ नहीं है, तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे तो नहीं दिख सकता। तो कहां दिखेगा ये बच्चे, इसके लिए हम लोग को मेहनत करनी पड़ेगी और इसके लिए हम लोग जो बनाएंगे वो बनाएंगे सप्लायर का खाता। सप्लायर का बच्चे हम लोग बनाएंगे सप्लायर अकाउंट, या फिर आप इसे क्रेडिटर अकाउंट भी कह सकते हैं। सप्लायर अकाउंट मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर शब्द है, हम सप्लायर अकाउंट बोल करके चलेंगे। तो ये एक नई वर्किंग हम लोग को सीखनी पड़ेगी, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो बड़े सिंपल ढंग से बच्चे आपको दे देगा, वहां से लेकर के आ जाओगे। और ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों आपस में ऐड होकर के ही टोटल परचेज बनते हैं। तो ये दोनों जब ऐड होंगे यहां पर, तब आकर के आप फाइनली यहां पर ला करके लिखेंगे बच्चे कि टोटल परचेज कितनी है। मैक्सिमम क्वेश्चन में हो सकता है सिर्फ कैश परचेज हो सकता है क्वेश्चन के अंदर सिर्फ क्रेडिट परचेज हो। अगर सिर्फ कैश परचेज हुआ तो बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी, मुझे पता है कि वो कैश परचेज आपको निश्चित तौर पे दे देते हैं। बट क्रेडिट परचेज के लिए तो सप्लायर अकाउंट सीखना पड़ेगा, और वो एक नया काम हम लोग की आज इस क्लास में रहेगा। बाकी चलिए, परचेजेस के ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया। और क्या हो सकता है सर बच्चे, जब परचेजेस हो गया होगा तो ये दो चीज हो गया कि अब आपके पास इतना स्टॉक अवेलेबल है। जनरली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टॉक को बेचती नहीं है, मगर फिर भी क्वेश्चंस के अंदर कई बार आपको स्टॉक बेचने का भी डिटेल दे सकता है। तो अगर कोई देता है, बहुत कम चांस है कि आपको देगा, मगर फिर भी अगर आपको देता है तो हम लोग उसे माइनस कर लेंगे, क्योंकि वो कंज्यूम्ड नहीं हुआ है, वो सेल हुआ है। तो अगर क्वेश्चंस के अंदर सोल्ड का डिटेल दे तो सोल्ड, अगर हमारा कुछ भी बिक रहा है तो याद रखिएगा स्टॉक सोल्ड में लिख दूं, यहां पर सोल्ड सिर्फ लिखने से अच्छा नहीं लगता, स्टॉक सोल्ड। अगर कोई स्टॉक सोल्ड हुआ है बच्चे तो वो आप यहां से घटा लीजिएगा, और स्टॉक सोल्ड के ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं सेल्स वैल्यू पर नहीं, इसकी वैल्यूएशन हम लोग कॉस्ट पर करके चलेंगे, एट कॉस्ट जितना भी, क्योंकि सारे डिटेल हम लोग कॉस्ट का कर रहे हैं। तो जो स्टॉक सोल्ड हुआ है, जो बिका है, उसे तो माइनस करेंगे उसकी वैल्यू को, लेकिन कौन सी वाली वैल्यू माइनस करेंगे, उसकी कॉस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे। सवाल बनाते समय मैं वो निकालना आपको सिखाऊंगा जिस भी प्रश्न में आएगा। ओके, तो ये हम लोगों ने एक चीज माइनस कर दी बच्चे, ठीक है। शुरू में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक इतना था, हमने और खरीद लिया तो टोटल स्टॉक इतना हो गया, हमने इतना बेच दिया तो हमने उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर लिया। अब बच्चे लास्ट में जो आपके पास और स्टॉक बचे हुए हैं, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, वो भी आप घटा दो, क्योंकि वो भी आपने कंज्यूम्ड नहीं किया है। और जैसे ही आप घटाओगे वैसे ही आपको यहां मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ स्टॉक, या मटेरियल आप लिख सकते हो, मटेरियल कंज्यूम्ड।
एकदम सिंपल ढंग से आप इसे पा जाओगे। ये सिंपल सा कैलकुलेशंस आपको आसानी से मिल जाएगा। अब मैं पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को ही एक फ्रेम में ले रहा हूं। ये देख सकते हो कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकाला जाता है। ये रहा बच्चे। अब आप इसे पहले नोट कर ले, तब हम लोग इसके बारे में बात करें। एक बार फिर से समझाते वक्त मैं बता दूं, सबसे पहले हम लोगों ने लिया ओपनिंग स्टॉक। उसमें हम लोगों ने क्या जोड़ा? हम लोगों ने जोड़ा बच्चे परचेजेस और परचेजेस दोनों। याद रखिएगा, दोनों परचेजेस को हम लोगों ने लिया यहां पर क्रेडिट और कैश दोनों। उसके बाद हम लोगों ने उसमें से माइनस कर दिया कोई स्टॉक अगर हम बेच रहे हैं वो भी किस पर? कॉस्ट पर। और उसके बाद हम लोगों ने माइनस कर दिया जो भी हमारे पास अभी भी क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है उसे। तो ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। आप इसे लिखे बच्चे, फिर मैं आपको इसके आगे ले चलता हूं। ठीक है, अगर मैं इसी के ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, छोटा सा एग्जांपल कि बाय द वे सर हमारे पास 10 रुपए का स्टॉक था। ठीक है, हम लोगों ने 3 रुपए का कैश परचेजेस किया, हमने 2 रुपए का क्रेडिट परचेज किया, तो टोटल आ गया सर हमारे पास 5। बिल्कुल सही बात है बच्चे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ यहां पर कॉस्ट बेचने के लिए 3 रुपए के कॉस्ट पर हमने बेच दिया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और हमारे पास लास्ट में सर 2 यूनिट और बची हुई है, तो सर बताओ कितना कंज्यूम्ड कर लिए। ठीक है बच्चे, मैं अभी बता देता हूं कितना हम लोगों ने कंज्यूम्ड कर लिया। आप देख सकते हैं शुरू में आपके पास फॉर्म के अंदर कितना स्टॉक था। एग्जांपल के रूप में आपने कहा 10, फिर आपने कहा हमने 5 और खरीदा, तो अब आपके पास कितना हो गया बच्चे बताइए। आप कहेंगे सर टोटल 15 बचा हमारे पास, क्योंकि 10 पहले से था, 5 और खरीदा, लेकिन 3 आपने बेच दिया, तो 15 में से 3 निकाल दीजिए तो कितना बच गया बच्चे? तब आपके पास बच गया 12, और 2 अभी भी पड़े हुए हैं, तो वो तो आपने खर्च नहीं किया, तो 12 में से 2 निकाल दो जो अभी भी पड़े हुए हैं, यानी बाकी 10 कहां गए? बाकी 10 आपने कंज्यूम्ड कर लिए, तो वही आंसर आ गया बच्चे 10, यानी ये 10 आपने कंज्यूम्ड कर लिया। देख सकते हैं विथ न्यूमेरिकल पॉइंट से हमने इसे बता दिया। दिस इज, या मैं रुपीस का साइन लगा दूं। इसके ऊपर अभी हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे भी, बट इतना आपको अंडरस्टैंडिंग अब यहां से समझ आ गया। ठीक है, बट बड़े कितने आसान ढंग से देखो मैंने यहां पर कह दिया कि सारे फिगर्स अवेलेबल होंगे और आईसीआई आपको सब कुछ दे देगा और आप आएंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे और फाइनल आंसर निकाल देंगे। ऐसा तो होगा नहीं। आईसीआई बच्चे आपको निश्चित तौर पे मानिए बहुत कम चांस है कि ये सप्लायर वाला डिटेल दे, यानी 2 रुपए का जो क्रेडिट परचेज है वहां फंसाता है आपको एग्जामिनेशंस में। तो अपनी पूरी जो अगली प्रयास है क्या सीखने की है कि सर ये सिखा दो, सप्लायर अकाउंट बनाना सिखा दो। अगर हम लोग क्रेडिट परचेज निकालना सीख ले तो कंसेप्ट ही आसान हो जाएगा बच्चे। यानी पूरा का पूरा फोकस मैं आप किस पर ले जाऊंगा? इसी सप्लायर अकाउंट पे। ये ला करके अगर हम भरना सीख गए तो समझ लीजिए कि फिर अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो हम लोग चल रहे हैं क्रेडिट परचेज यानी सप्लायर अकाउंट सीखने के लिए। आइए स्टूडेंट, अब मैं आपको सप्लायर अकाउंट बनाना सिखाऊं। एक खाता, नॉर्मल खाता जैसे आप बनाते हो बिल्कुल वही है, तो मैं एक खाते के फॉर्मेट पे ले चलता हूं, वहीं सप्लायर अकाउंट समझाऊंगा आपको। आइए, इधर हमारे पास एक सप्लायर का खाता पड़ा हुआ है। मैं इधर सप्लायर के खाते नॉर्मल जैसे आपने अकाउंट्स में और खाते बनाने सीखे हैं बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है। तो यहां मैं एक सप्लायर का खाता आपको सिखा रहा हूं। सारी चीजें नॉर्मल होती हैं, जैसे पर्टिकुलर अमाउंट होता है बच्चे, आपको पता है, यहां भी पर्टिकुलर और यहां भी अमाउंट होता है बच्चे। ये सारी चीजें आपको आती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले अब मैं बात कर रहा हूं, देखिए मैंने क्रेडिटर्स अकाउंट ब्रैकेट के अंदर लिखा। मेरा मानना है सप्लायर ज्यादा अच्छा है। क्यों सप्लायर अच्छा है? क्योंकि देखिए एक ही व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति को पैसे देना बाकी है तब तो वो क्रेडिटर के नेचर का है कि आपका कुछ आउटस्टैंडिंग आपको पेमेंट करना है, तब तो क्रेडिटर बन गया। लेकिन अगर उसी व्यक्ति को आपने कुछ एडवांस दे रखा है तो आपके डेटर का नेचर का हो गया, यानी वो आपके एसेट्स हो गया। तो एक ही व्यक्ति जो सप्लायर है वो आपके एसेट जैसा भी हो सकता है। कब? जब ऑर्गेनाइजेशन ने उसे कुछ एडवांस दे रखा है, तब तो वो भैया डेटर के नेचर में गया और वो एसेट्स बन गया वही व्यक्ति। और जब ऑर्गेनाइजेशन ने उससे कुछ सामान खरीद रखा है और आउटस्टैंडिंग है उसका पेमेंट देने के लिए, तब वो क्रेडिटर बन गया, यानी उसका नेचर क्रेडिटर का बन जाएगा। तो एक ही व्यक्ति से कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग यहां पर भी उसे डेटर भी मान करके चलेंगे और क्रेडिटर भी मान करके चलेंगे। लेकिन जनरली किताबों में इसे क्रेडिटर अकाउंट ही बोल देते हैं। मगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो मानिएगा वो एसेट्स की तरीके से भी है, वही सप्लायर हमारे लायबिलिटीज की तरीके से भी हो सकता है। अब कैसे? अगर बच्चे हमने कुछ उसे एडवांस दे रखा है तो वो मेरा एसेट्स, और आपको शुरू से मैं पढ़ा रहा हूं तो ये बता रहा हूं कि एसेट्स के जो खाते खुलते हैं बच्चे वो कहां से खुलेंगे? इधर से खुलेंगे। तो यहां मैं लिख रहा हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पर मैं लिख दूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आप पूछोगे सर इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि जो एडवांस उससे दिया गया है, एडवांस पेड, उसे जितना भी हमने एडवांस पेड किया वो भी कब का, तो प्रीवियस ईयर का जो भी एडवांस पेड हुआ है वो हम लोग लेकर के चलेंगे यहां पर। तो प्रीवियस ईयर का इनिशियल एडवांस जो भी है वो हमने यहां भर दिया। ओके, और सर जो लेना है उससे जो आउटस्टैंडिंग है वो यहां आ जाएगा। तो हम उसे कह रहे हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसके ब्रैकेट में देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, आउटस्टैंडिंग, यही हमारा क्रेडिटर है बच्चे, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर। प्रीवियस ईयर के जो दिया रहेगा क्वेश्चंस के अंदर वो हम लोग लिख देंगे, करंट ईयर के शुरू में या प्रीवियस ईयर के अंत में, बात एक ही है। ओके, ये तो बड़ा सिंपल है। उसके बाद इसी तरीके से जो हमारा एसेट्स होता है उसका हम लोग बाई बैलेंस कैरिड डाउन यहां लिखते हैं। ये क्या हुआ सर बच्चे, वो एडवांस जो है हमारा, जो एडवांस पेड हुआ है, याद रखिएगा एडवांस जो पेड हुआ है वो पेड, आप पेड से कंफ्यूज हो सकते हो, मैं पेड शब्द हटा रहा हूं यहां पे, एडवांस जो भी है उसको दिया हुआ जो एज ऑन है उस दिन वो लेकर के चलेंगे। तो एज ऑन एंड डेट ऑफ द करंट ईयर के लास्ट में जो आपको दिखेगा वो लेकर के चलेंगे। इसी प्रकार से मैं यहां भी पेड हटा दूं, अदरवाइज अननेसेसरली आप कंफ्यूज जाओगे। एज ऑन मान करके चलना उसे, एज ऑन एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो ये चार चीज आप देख सकते हैं हम लोगों ने नोट कर दिया यहां पर। और उसी प्रकार से जब हम आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर करंट ईयर का बचा होगा बच्चे तो वो ला करके नोट कर देंगे। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, टू आउटस्टैंडिंग जो भी क्रेडिटर है यहां पर आ जाएगा, ये क्या हमारा एज ऑन करंट ईयर के एंड में जो है। तो ये चार चीजें बच्चे हम लोगों ने पोस्ट कर दी, हम लोगों ने ये चार चीजें, ऐसे खाते हम लोगों ने पहले ही बनाए जब इनकम एक्सपेंस पढ़ रहे थे, तो बहुत समस्या आपको नहीं आएगी। अब मैं आपसे बात करता हूं बच्चे, आप बताओ किसी भी सप्लायर को जब आप पेमेंट करते हो तो क्या एंट्री करते हो? किसी भी व्यक्ति को जब आप पेमेंट करते हो, मिस्टर एक्स को आपने पेमेंट किया तो क्या करोगे? आप बोलोगे एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। उसी प्रकार से जब आप सप्लायर को पेमेंट करते हो तो आप क्या एंट्री करोगे? तब आप उसको एंट्री करोगे सप्लायर अकाउंट डेबिट टू कैश। बस जैसे ही साल में आपने कोई भी पैसा इस सप्लायर को पे किया, कोई भी पैसा किसी भी वर्ष से रिलेटेड, तो आप क्या लिखोगे यहां पर, टू कैश या फिर बैंक। और इसके ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दे रहा हूं बच्चे, ध्यान से देख लीजिए, इसके ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दे रहा हूं दैट इज, यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, पेड ड्यूरिंग द ईयर। पेड ड्यूरिंग ईयर, कुछ भी किसी भी रिलेटेड हो, बस पेड ड्यूरिंग द ईयर को आपको याद रखना है, ये साल भर के अंदर पेड किया गया उसको। तो जो भी पैसा पे किया गया है हम लोग यहां पर टू कैश करके लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब अगली बात, चलिए अब हम लोगों ने इतनी इस सप्लायर अकाउंट को इतना तक समझ लिया। अब अगली बात पूछ रहा हूं, जो आप किसी से क्रेडिट परचेज करते थे तो एंट्री बताइए क्या करते थे? आपको याद आता होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। बिल्कुल सही बात है। तो सप्लायर से जो आप परचेजेस करोगे वो क्या एंट्री में आएगी आपकी? आपको आएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। तो सप्लायर अकाउंट में वो बाई परचेजेस करके जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। आइए यहां भर दूं मैं, बाई परचेजेस अकाउंट, और यही है बच्चे क्रेडिट परचेज। और ज्यादा चांस है इसे ही हम लोग बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकालेंगे। अब आप देख सकते हैं, बाकी आपको पता है बैलेंसिंग फिगर के लिए आप टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद ही आपका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। बैलेंसिंग फिगर के लिए टोटल करना तो आपको आता ही है, डबल लाइन से आप क्लोज कर लेना, डबल लाइन से क्लोज करने के बाद आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे बच्चे। अब ये जो आया सारे डाटास जब आप भर लोगे, आपको एग्जाम में इसके डाटास दे देगा, आपको इसके डाटास दे देगा, आपको इसके डाटास दे देगा, इसके डाटास दे देगा, आपको इसके डाटास दे देगा, बस ऑटोमेटिकली आप इसे बैलेंसिंग फिगर के तौर पर निकाल लेंगे। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। और यही तो मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था कि आखिर कैसे हम लोग परचेजेस की कैलकुलेशंस करेंगे। तो इस खाते की मदद से आप देख सकते हैं बच्चे, इस तरीके से हम लोग सप्लायर का अकाउंट बना करके ये क्रेडिट परचेज निकालने की कोशिश करेंगे। बस यही हमारा वर्किंग है सप्लायर अकाउंट के लिए। मिसिंग वो कुछ भी कर सकता है, बट ये हम लोग को ज्यादा चांस है कि मिसिंग करेगा। अच्छा सर, बाकी चीजें जो सप्लायर अकाउंट के अंदर दे रहा है उसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी? जैसे जैसे आपको पहले सिखाया था बच्चे, बिल्कुल उसी तरीके से। आपको पता है जो चीज यहां से स्टार्ट होती है वो क्या होता है आपका, बैलेंस शीट में आपके एसेट्स जाएगा, आपको पता है, यानी जो एडवांस है वो आपका एसेट्स के तौर पर बैलेंस शीट में नजर आएगा। किस बैलेंस शीट में? तो प्रीवियस ईयर वाले बैलेंस शीट में। ओके, सेम फंडा। और ये आपका कहां जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट्स बन करके जाएगा। और किस बैलेंस शीट में? तो दिस इज ऑल्सो आपका करंट ईयर के बैलेंस शीट में चला जाएगा।
और इसी तरीके से मैंने लायबिलिटीज के नियम भी आपको समझाए थे। ये आपका चला जाएगा बच्चे लायबिलिटीज में और बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर वाले, और इसी तरीके से जो हमारा क्रेडिटर है यहां पर बैलेंस शीट में ही पोस्ट होगा, दिस इज करंट ईयर वाले बैलेंस शीट में। तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में आप पोस्ट कर देंगे और लायबिलिटीज साइड में पोस्ट करेंगे। खाते में जो नियम आप पहले पढ़ते आए हो वही नियम आपको सीख करके चलना। तो दिस इज पोस्टिंग ऑफ अदर थिंग्स जो आपके ओपनिंग क्लोजिंग हैं। ये आपको पता है कि ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिखता है, वहां पोस्ट होता, और ये जो आएगा इसे मैंने आपको बताया है ये हमारे स्टेटमेंट में जाएगा। ये परचेजेस सीधे तौर पे इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, दिस विल बी पोस्टेड टू द स्टेटमेंट जहां पे हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो दिस विल बी यूज्ड फॉर दैट कैलकुलेशंस। स्टूडेंट अब हम लोग ये निकाल लिए, दोनों चीज देख लिए, आप देख सकते हो ये रहा हमारा खाता जो हमको अभी सीखा। इसके पहले हम लोगों ने यहां पर स्टेटमेंट सीखा था, वो भी आप देख सकते हो कि अब ये यहीं से वो स्टेटमेंट से यहां पर लेकर के हम लोग आ जाएंगे। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ये रहा स्टेटमेंट जिसमें हम लोग को सप्लायर अकाउंट चाहिए था, और सप्लायर अकाउंट के लिए बच्चे हम लोगों ने आकर के यहां पर मेहनत किया, और यहां पर हम लोगों ने देखिए सप्लायर अकाउंट बनाना सीखा। ये पूरा का पूरा एक फ्रेम में मैं ले लूं सप्लायर अकाउंट को, तो देखिए ये रहा सप्लायर अकाउंट, दिस इज द सप्लायर अकाउंट। चलिए अब हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसकी पढ़ेंगे और करेंगे। तो न्यूमेरिकल की ओर मैं आपको लेकर के चल रहा हूं। तो आइए स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे हैं अपने इस क्वेश्चन को, और कंसेप्ट एग्जांपल नंबर है यहां पर 6। कंसेप्ट एग्जांपल नंबर 6 फटाफट पढ़ते हैं फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ information given below calculate the amount of stationery to be debited to the income and expenditure account of the good health sports club को कह रहा है। आपको पता है बच्चे कि जैसे ही आपको कह देगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट करने वाला आपको चाहिए, आपको पता है कि ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कॉस्ट ऑफ, और किस चीज का मटेरियल यहां पर स्टेशनरी, तो स्टेशनरी कंज्यूम्ड, यानी इनडायरेक्टली आपको यही कह रहा है कि भैया कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड निकालो। तो ठीक है हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मैंने लिख दिया, आप भी यहां पर लिख सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस अपलोडेड हैं एप्लीकेशंस पे, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और डाटाज में क्या आपके पास डिटेल दे रहा, कह रहा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी शुरू में आपके पास 1 अप्रैल 2017 को था 21,000, और 31 मार्च यानी साल अंत में आपको मिला बच्चे 18,000 लास्ट में था। क्रेडिटर्स की भी डिटेल बच्चे यहां पर आपको दे रहा, दिस इज 11,000 एंड 23,000। ठीक है, और स्टेशनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर कह रहा है कितना था आपका 75,000। ठीक है, अभी पढ़े हुए कॉन्सेप्ट के आधार पर आइए हम लोग यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो तुरंत हम लोग अपना स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे जो अभी अभी मैंने आपको सिखाया था। तो अब हम लोग कह रहे हैं सर कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड, हम लोग ये निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यही तो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड ही हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भेजते हैं, जो हम लोग वहां पे सीखे थे। ओके, तो अब हमने क्या बोला कि सर हम लोग को याद है ओपनिंग स्टॉक, आप फटाफट ओपनिंग स्टॉक इसका लिखवा देना, बिल्कुल सही बच्चे। प्लस सर आपने कहा था जो भी परचेजेज होगा वो लिख लेंगे हम लोग, बिल्कुल परचेजेज होगा। जो कैश होगा कैश परचेज लिखेंगे, जो क्रेडिट होगा वो क्रेडिट परचेज लिखेंगे हम लोग यहां पर। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि यहां पर सेल है नहीं, मैं माइनस सेल लिखा दे रहा हूं, बट सेल है नहीं क्वेश्चन के अंदर। जो सेल हुआ सर तो उसका कॉस्ट हम लोग लिख लेंगे, जो भी सेल हुआ, और उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक होगा सर वो लिख लेंगे यहां पर। तो क्लोजिंग स्टॉक है जो हमारे पास अवेलेबल होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे। तो ये सारी चीजें माइनस हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है बच्चे। आइए वो डाटाज वहां से लेते हैं और हम लोग फिल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आकर के देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना है। ये देखिए बच्चे स्टेशनरी का जो ओपनिंग स्टॉक है वो है आपका 21,000, और स्टेशनरी का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है आपका 18,000। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हम लोग भर दे रहे हैं। यहां पर हम लोग भर रहे हैं कितना है 21,000, दिस इज 21,000, और क्लोजिंग स्टॉक बच्चे क्योंकि माइनस हो रहा तो यहां हम लोग लिख रहे हैं 18,000। क्वेश्चन का डाटा उठाया हम लोगों ने यहां पर पुट कर दिया, बड़ा सिंपल था। परचेजेस की ओर आ रहे बच्चे, और परचेजेस के लिए हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन ने आपके लिए कितनी मदद की और इतना आसान बना दिया कि आप देख सकते हैं कि पहले से आपको परचेज कैलकुलेट करके दे दिया। अरे वाह, ये तो मजा आ गया। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, स्टेशनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर,
यानी खुद कह रहा है क्वेश्चन जो परचेज हुआ है 75,000 यही है, यानी टोटल परचेजेस आपको यही दे दिया। अब इसके अंदर हो सकता है कि उनके क्रेडिट भी हो और हो सकता है बच्चे इसके अंदर कैश परचेजेस भी हो। जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, सारा का सारा परचेजेस मान करके 75,000 को चलेंगे। यानी क्वेश्चन ने आपके लिए आसान कर दिया और टोटल का टोटल परचेज बच्चे क्वेश्चन खुद दे रहा है तो 75,000 आकर के हम लोग यहां पे लिख देंगे। 75,000 आ गया, सेल की कोई डिटेल नहीं है। तो देखिए कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ करने के लिए था ही नहीं, सारे डाटा दिए हुए थे, यानी ये साधारण सा प्रश्न बना दिया आपके लिए। आइए इसकी टोटलिंग करके हम लोग निकाले कितना कंज्यूम है। तो 21,000 और कितना परचेस किया गया 75,000 और माइनस कितना हम लोगों ने अभी भी रखा अपने पास 18,000, दिस इज 78,000। तो बच्चे 78,000 यहां पर आ गया हमारा फाइनल 78,000। और इसे ही हम क्या करेंगे, इसे ही पोस्ट करेंगे बच्चे, पोस्टेड टू डेबिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बस एकदम सिंपल सी बात थी। अब देख सकते हैं आप, तो ये समझ गए आपके कैसे निकलता है। बट ये सिंपल सा साधारण सा प्रश्न था जिसके अंदर कोई खाते नहीं बनाने थे। हम लोग एक और क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर खाते भी बनाने हैं, इसे आप नोट कर ले। तो अब हम लोग कर रहे हैं बच्चे कंसेप्ट एग्जांपल नंबर 7। और आइए यहां पर देखिए, जी हां यहां पर बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है हम लोग को। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सो द स्पोर्ट्स मटेरियल्स आइटम्स इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर वही बात है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ द स्पोर्ट्स मटेरियल जो है उसे कंज्यूम निकाल करके चलना है। उसके बाद से कह रहा है 31 मार्च 2017 को, ठीक है, साल अंत हो रहा हमारा 31 मार्च 2017 को। एंड द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017, ठीक है। आपको पता है कि ओपनिंग स्टॉक आप कहां भेजोगे, क्लोजिंग स्टॉक आप कहां भेजोगे, सारी चीजें आपको पता है बच्चे, वो बैलेंस शीट में पोस्ट हो जाएगा। बट मेन आइटम हम लोग को जो पोस्ट करके चल रहा है वो क्या, हमें को पोस्ट करके चल रहा है, हमें वो पोस्ट करके चलना है इसके जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हो रहा है स्पोर्ट्स आइटम का। चलिए वो देख करके हम लोग चलते हैं और यहां पर आकर के देखेंगे बच्चे। सबसे पहले डिटेल्स में आपको दे रहा है स्टॉक ऑफ मटेरियल्स कब कब, शुरू में यानी पिछले साल में आपको दे रहा है 2200 और इस साल के अंत में 2017 के अंत में दे रहा है आपको 5800। उसके बाद क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल के जो क्रेडिटर्स हैं उनके भी डिटेल दे रहा है यहां पर आपको शुरू में और अंत में। और उसके बाद उन्हीं सप्लायर को जो हमने एडवांस पे किया बच्चे, यानी एक तरीके के डेटर होते हैं, याद रखिएगा एक ही खाते में हम लोग दोनों चीज ट्रीट करेंगे। वो उनका है 15,000 और हमारा 25,000 जो अभी खाता बनाना हमने आपको सिखाया था। ओके, आकर देखते हैं क्या ये वाली क्वेश्चन भी हमें परचेजेस दे दे तो इतना मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा क्रेडिटर अकाउंट बनाने का, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों को परचेजेस दे दिया था। आइए देखिए यहां पर ये परचेजेस दे रखा था तो अपना काम आसान कर दिया था, खाता ही नहीं बनाना पड़ा। लेकिन अब हम लोग जब इसके नीचे आए पढ़ने बच्चे लास्ट, तो पेमेंट्स टू द सप्लायर फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, ये तो पेमेंट बता रहा है, ये बताया ही नहीं कि कितना परचेज हुआ है। तब हम लोग समझ गए कि अच्छा अब हम लोग को अपना पहले तो फॉर्मेट बनाएंगे और फिर क्रेडिट परचेज के लिए तो खाता बनाना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चे जो जो डाटाज अवेलेबल हैं उनके साथ अपने क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं हम लोग। अब यहां फिर मैं टॉपिक लिख रहा हूं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब आप यहां पर स्पोर्ट्स मटेरियल लिख देंगे, जो भी मटेरियल होगा उसका नाम लिख देंगे यहां पर। सबसे पहले फिर वही बात मैं करूंगा, दैट इज ओपनिंग स्टॉक, कितना ओपनिंग स्टॉक है। उसके बाद हम लोग यहां पर आएंगे दैट इज परचेजेस। और बच्चे क्वेश्चन में साफ कह रहा है कैश परचेज नहीं है, तो कैश वाले को हम लोग तो यहां पर नील लिख देंगे पहले ही, क्योंकि क्वेश्चन मना कर चुका। और क्रेडिट वाले के लिए हम लोग वर्किंग बनाएंगे, तो दिस इज वर्किंग नोट 1 जाकर के देखेंगे हम लोग, वो हम लोग पहले ही करेंगे, ठीक है। सेल का कोई डिटेल नहीं है, बस ऐसे ही लिख देते हैं सेल। और यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, कॉस्ट। और ये भी बच्चे हम लोग का नील है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग माइनस कर देंगे इसके अंदर से क्लोजिंग स्टॉक। तो इतनी चीजें अब आप समझ चुके होंगे कि कोई बहुत टफ नहीं है। जो जो डाटा अवेलेबल है पहले उसे भर लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं कि कैसे बनेगा यहां पर हम लोग का टोटल सप्लायर अकाउंट। आइए बच्चे टोटल डाटा देखें यहां पर। स्पोर्ट्स मटेरियल का जो स्टार्टिंग था यहां पर दे रहा है 2200 और जो स्पोर्ट्स मटेरियल का अंतिम था वो दे रहा है यहां पर 5800। आइए यहां पर, तो यहां पर 2200 हम लोगों ने भर दिया, 2200 है, 2200 हम लोगों ने भर दिया यहां पर। और क्लोजिंग स्टॉक इसका कह रहा है बच्चे 5800। दिस इज, एक बार और डाटा टैली कर ले, ये हम लोग को दे रहा है इसके अंदर
और बिल्कुल सही डाटा हम लोगों ने लिखा है, यस। चलिए ये दोनों चीज की पोस्टिंग कर ली। सर परचेजेस के लिए हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा, सेल यहां पर नील है तो सेल के लिए कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब हम लोग इसके लिए जो यहां के क्रेडिट परचेज है, दिस इज वर्किंग नोट 1, वो बनाना सीखेंगे और वहां से डाटा दे करके आएंगे। तो इतना नोट करने के बाद हम लोग अब आगे चल रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब यहां पर हम लोग के पास सप्लायर अकाउंट के डाटाज हैं, तो सप्लायर अकाउंट हम लोग भरेंगे। और सप्लायर अकाउंट जैसे जैसे मैंने आपको सिखाया था फटाफट हम लोग लिख दें। सबसे पहले आपको पता है कि सर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। यहां पर क्या होगा सर, अगर कोई एडवांस है तो यहां लिख देंगे। सर बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे हम लोग। और ये क्या हमारा आउटस्टैंडिंग जो होता है क्रेडिटर होता है वो आएगा यहां पर। प्रीवियस ईयर वाले आएंगे, ये दोनों प्रीवियस ईयर वाले होते हैं। एग्जाम में आप इतना डिटेल नहीं लिखोगे बच्चे, बस ब्रॉट डाउन ये लिख करके चल दोगे। और फिर हम लोगों ने यहां पर क्या सीखा था कि बाई बैलेंस कैरिड डाउन हम लोग लिख देंगे। ये क्या होता है एडवांस वाला, जो हमारा जो भी बच्चे एडवांस का डाटा है अंत में, करंट ईयर के अंत में वो लिख देंगे। और यहां पर टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे बच्चे। और ये हमारा आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर जो होगा अंत वाला, दैट इज करंट ईयर के अंत में, वो यहां लिख देंगे। सिंपल सिंपल से चीजें देखिए, एकदम आपको फॉर्मेट्स एकदम प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे। उसके बाद आपको मैंने ये भी कहा था कि जितना भी आपने पेमेंट कर रखा है आप टू कैश या फिर बैंक लिख देंगे। जो आपने पेड किया है ड्यूरिंग द ईयर, इसका डाटा दे रहा है क्वेश्चंस के अंदर। और फिर आपको ऑटोमेटिकली यहां पर बाई परचेजेस आ जाएगा। जो हमारा परचेज आएगा दिस इज क्रेडिट, ये क्रेडिट परचेज आ जाएगा बच्चे। और इस क्वेश्चंस के अंदर इसी को हम लोग एज बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। चलिए, तो ये सारा फॉर्मेट हम लोगों ने फटाफट लिख दिया। और उसके बाद लास्ट में आपको पता ही है कि सर आएंगे, टोटल करेंगे और आंसर निकाल देंगे। तो टोटल वाला काम तो आप कर ही सकते हो, पहले तो मेन चीजें इसके अंदर फिलअप करना स्टार्ट करें। चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हुए मेन डाटाज हम लोग सप्लायर अकाउंट से रिलेटेड यहां पर करेंगे। देखिए बच्चे क्या कह रहा है यहां पर, आइए क्वेश्चन को पढ़ें। सप्लायर का जो कह रहा है यहां पर, सबसे पहले क्रेडिटर्स की डिटेल यहां पर क्रेडिटर्स का कह रहा है, यानी आउटस्टैंडिंग। क्रेडिटर्स का मतलब क्या है आउटस्टैंडिंग। तो कह रहा है शुरू में थे 7800, मैं इसे हाईलाइट करूं 7800, और अंत में थे 9200। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर क्रेडिटर्स के डाटा को भर दे। क्रेडिटर का हम लोग शुरू में था 7800 और लास्ट में था कह रहा है यहां पर 9200। ये हम लोगों ने भर दिया क्वेश्चंस का डाटा देखते हुए। चलिए क्रेडिटर्स का तो हम लोगों ने शुरू और अंतिम दोनों डिटेल भर दिया बच्चे, ठीक है। ये दोनों डिटेल हम लोगों ने भर दिया यहां पर। अब देखते हैं एडवांस का क्या डिटेल देकर रख रहा है। तो यहां पर आइए बच्चे, फिर से आप एडवांस देखिए। एडवांस के लिए आपको कह रहा है कि भाई शुरू में था आपका 15,000 और अंत में था 25,000। इसे भी भर देते हैं, तो 15,000 एंड 25,000। तो आइए यहां पर हम लोग लिख दें कि शुरू में हमारा एडवांस जो है सप्लायर को वो है 15,000 और अंत में है सर यहां पर हम लोग का 25,000। एकदम सिंपल डाटा जो भी दिया हम लोगों ने यहां भरा, तो कोई भी समस्या नहीं आई। दिस इज 15 एंड दिस इज 25,000। चलिए सर, अब सर ये वाला डाटा अगर हमें मिल जाए दिस वन कि कितना पे हुआ है, तो बस बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे। दिया है बच्चे, आइए क्वेश्चन को फिर पढ़ें, फिर मैं बड़ा कर दूं इसे। और क्वेश्चन के ही आखिरी लाइन में आप पढ़ सकते हैं यहां पर जो डाटा क्लियरली कह रहा है पेमेंट टू द सप्लायर, साल के अंदर जो आपने पे किया वो है 1,20,000। बस मिल गया आपको डाटा। और ये 1,20,000 जो है बच्चे आप ला करके यहां पर टू कैश या टू बैंक जो कह रहा था 1,20,000 पे कर दीजिए। अब देखिए एक फ्रेम में अब आप देख सकते हैं इसके पूरे सॉल्यूशंस को जो हम लोगों ने यहां बनाया, दिस इज इन वन फ्रेम। ये सारे डाटा हो गए। चलिए अब टोटल करते हैं और बैलेंसिंग फिगर निकालते बच्चे। तो हमारे पास टोटल है 15,000 प्लस 1,20,000 प्लस 9,200। तो ये बच्चे हमारे पास आ गया 1,44,200। तो हम लोगों ने यहां पर लिख दिया 1,44,200, क्योंकि ये बड़ा फिगर है तो 1,44,200 दोनों तरफ भरा जाएगा। अब ये बैलेंसिंग फिगर कितना होगा, अब इसके अंदर से हम लोग माइनस कर देंगे 1,44,200 में से माइनस करेंगे 7,800 को और माइनस करेंगे 25,000 को, और ये आ गया हमारा 1,114,400। तो बच्चे 1,114,400। और ये क्या हमारा, ये हमारा क्रेडिट परचेज जिसकी तलाश थी उस खाते को पूरा करने के लिए। अब आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सप्लायर अकाउंट आपके सामने मौजूद है जिसमें हम लोगों ने ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया। दिस इज आवर बैलेंसिंग फिगर।
सर करेंगे क्या, क्वेश्चन को अधूरा छोड़ा है। 111,400 को लाइए और अपने यहां पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो हम लोग पढ़ रहे थे वहां ले जाकर के भरेंगे हम लोग। यहीं पे तो लिखा है हम लोगों ने कि भैया वर्किंग नोट 1 में ले जाकर के पता करेंगे। तो ये हमारा आ गया 111,400 और ये हम लोगों ने परचेस किया है। बस अब तो टोटल करने की बारी है और आंसर निकल जाएगा। आइए टोटलिंग कर दें हम लोग इसकी, और ये है 2200 प्लस 111,400 माइनस 5,800 और ये आंसर दे रहा बच्चे 1,07,800, 107,800 और ये हमारा कंजम्पशन हो गया। अब आप एक फ्रेम में देख सकते हैं इसे, दिस इज आवर कंजम्पशन। एकदम आराम से रुक के धीरे धीरे देखिए इसे कि ये कैसे निकला है। तो ये निकल गया स्टूडेंट, और ये निकलने के बाद फिर वापस पूछूंगा कहां पोस्ट होगा, तो सर डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसी की तलाश थी और यही हम लोगों ने निकालना सीखना था। तो आपको खाते भी सिखा दिया, आपको स्टेटमेंट भी सिखा दिया, और ये सारी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। स्टूडेंट हम लोगों ने बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट कर लिया। जब से हम लोग स्टडी मटेरियल के बड़े क्वेश्चंस में आएंगे ये सारे छोटे छोटे कंसेप्ट आपको हेल्प करेंगे। तो पिछली सारे क्लासेस के आप अच्छे से रिवीजन कर लो। हम लोग जल्द ही स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस पे आने वाले हैं अपने इस चैप्टर के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिक्स एसेट्स अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं और उसके अंदर का डेप्रिसिएशन कैसे उठा करके पोस्ट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बहुत नजदीक है हम लोग स्टडी मटेरियल की ओर। तब तक पूरी रिवीजन कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय।